हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जो कि है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि क्लास 6 की हिस्ट्री हुई है वैसे ही क्लास 7 की हिस्ट्री होगी, क्योंकि हमें पूरी बुक को नहीं पढ़ना है। हमें इसमें से जो हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सिर्फ मैं उसको ही पढ़ाऊँगा। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है अल इदरीसी। ध्यान रखिएगा, ये PYQ भी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये PYQ क्वेश्चन भी है। अल इदरीसी अरब भूगोलवेत्ता थे। इसने 1154 में एक नक्शा बनाया। इसने दक्षिण भारत और श्रीलंका को उत्तर भारत की जगह पर दिखाया। तो प्रश्न क्या पूछा गया था कि अल इदरीसी दे दिया गया था, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए थे। उनके 4 ऑप्शन में पहले थे कि यह एक अरब भूगोलवेत्ता थे, पहला ऑप्शन था। दूसरा था कि इसने अपना नक्शा 1154 में बनाया था। तीसरा पॉइंट इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया था कि इसने जो दक्षिण भारत और श्रीलंका है वह उत्तर भारत की जगह पर दिखाया गया था। चौथा ऑप्शन एक और दिया गया था और पूछा गया था कि इसमें से कौन कौन से कथन सही है। तो उसमें से लगभग सारे कथन सही थे, क्योंकि यह अरब भूगोलवेत्ता थे। इसने 1154 में एक नक्शा बनाया था और उस नक्शे में इन्होंने क्या किया था कि जहाँ आज उत्तर भारत है, जहां आज नक्शे में उत्तर भारत को दिखाया जाता है, वहां पे इन्होंने दक्षिण भारत और श्रीलंका को दिखा दिया था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न बनता है कि 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज के अनुसार हिंदुस्तान का आशय क्या है? तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो राजनीतिक अर्थ इसका क्या था कि जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनके जो अधिकार क्षेत्र में जो स्थान आते हैं उन्हीं को हिंदुस्तान के रूप में इन्होंने मान्यता दी थी। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। तो जैसे जैसे सल्तनत का प्रसार होता गया, जैसे जैसे वहाँ के सुल्तानों ने गद्दी हथियाती गए, विभिन्न राज्यों को अपने अधीन करते गए, वैसे वैसे इस शब्द के जो अंतर्गत है क्षेत्र वह भी बढ़ता गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं हुआ था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदुस्तान शब्द 13वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान शब्द में का आशय क्या था, दक्षिण भारत उसमें सम्मिलित नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिर से देख लेते हैं कि 13वीं शताब्दी में जब फारसी इतिहासकार, पहली बात तो इतिहासकार कौन है, ये फारसी हैं, मिन्हाज-ए-सिराज। इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया और इनका आशय क्या था, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का स्थान। और इनके मतलब का क्या था कि इसका राजनीतिक अर्थ क्या था हिंदुस्तान का, कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आने वाला जो क्षेत्र था उसे ही क्या कहते थे, इन्होंने हिंदुस्तान कहा है। और इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि जैसे जैसे सुल्तान का अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया वैसे वैसे इस शब्द का जो क्षेत्र था वह भी बढ़ता गया। जैसे जैसे उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट लास्ट बात क्या थी कि लेकिन कभी भी हिंदुस्तान शब्द का आशय दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ था। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश 13वीं शताब्दी तक नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इसके विपरीत 16वीं शताब्दी में। अब देखते हैं 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का क्या अर्थ था। 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो बाबर ने कैसा प्रयोग किया हिंदुस्तान का कि यहाँ हमारे भारत की समाज और संस्कृति को वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप का जो भूगोल दर्शाया, पशु पक्षी के बारे में बताया और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन हिंदुस्तान के रूप में किया है। यह प्रयोग 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद शब्द के ही समान था। तो 14वीं शताब्दी में जो अमीर खुसरो ने हिंद शब्द प्रयोग किया था उसी के समान 16वीं शताब्दी में बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट इसमें दिया गया था कि परदेशी या फिर विदेशी या अजनबी क्या होते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट क्या था कि परदेशी, अजनबी या विदेशी कौन होते हैं। तो कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज व संस्कृति का ना हो वह अजनबी, विदेशी या परदेशी कहलाता था। ध्यान रखिएगा, परदेशी, विदेशी या अजनबी कौन कहलाते थे? कोई भी अनजाने व्यक्ति जो उस समाज व संस्कृति के नहीं थे वे अजनबी कहलाते थे। अब हमारा अगला बिंदु है अभिलेखागार किसे कहते हैं। हमारा अगला बिंदु क्या है, अभिलेखागार किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है अभिलेखागार कहलाता है। तो अभिलेखागार किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, वह अभिलेखागार कहा जाता है। शब्द से ही पता चल रहा है, अभिलेख प्लस आगार। मतलब अभिलेख क्या होते हैं, दस्तावेज और पांडुलिपियाँ होते हैं, और आगार का मतलब रखने का स्थान। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। आज के समय में
सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार को अभिलेखागार होते हैं जो अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं। जो सभी लेन देन के रिकॉर्ड होते हैं और पुराने सरकारी अभिलेख होते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं अभिलेखागार में। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट था इसमें 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने पहली बार अपना वृत्तांत कब लिखा, तो 1356 में लिखा और दूसरी बार कब लिखा, 1358 में लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट था कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 1358 में लिखा। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जो फारसी और अरबी भाषा है उसकी जो 2 लिपियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 लिपियां कौन कौन सी थी, एक थी शिकस्त लिपि और एक थी नस्तखित लिपि। शिकस्त और नस्तखित लिपि चलिए देखते हैं। लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। तो लिखावट की भिन्न भिन्न शैली होने के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर से लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। नस्तलिक लिपि बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। तो नस्तलिक लिपि के बारे में क्या है, बाईं ओर से लिखी जाती है, वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखी जाती है और इस लिपि को फारसी व अरबी के लिए पढ़ना आसान था। ध्यान रखिएगा, फारसी अरबी जानकारों के लिए इस लिपि का पढ़ना आसान था। अब शिकस्त लिपि देख लेते हैं, यहाँ सिक्का कर लीजिएगा, वह नहीं ये का है। शिकस्त लिपि क्या है, दाईं ओर से लिखी जाती है, अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए फिर से देख लेते हैं। नस्तलिक लिपि देख लेते हैं पहले, बाईं ओर से लिखी जाती है, वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह में लिखी जाती है और फारसी अरबी जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान है। तो आसान लिपि कौन सी हो जाएगी, नस्तलिक लिपि। शिकस्त लिपि कौन सी हो जाएगी, दाईं ओर से लिखी जाएगी। शिकस्त लिपि कौन सी हो जाएगी, दाईं ओर से लिखी जाएगी। अधिक सघन होती थी, सघन मतलब बहुत डेंस होती थी, संक्षिप्त मतलब कम में लिखी जाती थी और कठिन होती थी। सघन मतलब बहुत सटा के लिखी जाती थी, जिसे सटा के लिखना कहते हैं वो क्या हो जाएंगे, सघन हो जाएंगे। संक्षिप्त लिखी जाती थी, कम में लिखी जाती थी और कठिन लिखी जाती थी। आगे देखते हैं, राजपूत शब्द अब देख लेते हैं, उसका महत्व कैसे कैसे बढ़ा। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। तो राजपूत जो शब्द था 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में यह आमतौर पर योद्धाओं के समूह के रूप में प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों के सेनाओं में सेवारत थे। तो ध्यान रखिएगा, राजपूत शब्द से क्या अभिप्राय था कि 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में ये योद्धाओं के एक समूह के रूप में परिवर्तित किया जाता था और इसमें क्या होते थे, ये क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे और इसमें केवल राजा और सामंत ही नहीं आते थे बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे और वे सैनिक और सेनापति आते थे जो अलग अलग सेनाओं के शासकों के सेनाओं में सेवारत होते थे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जातीय बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा गया है। तो उस समय जाति पंचायत का प्रचलन था। तो जाति पंचायत क्या होती है, जातियों की अपने अपने एक सभा होती थी और उसमें बड़े बुजुर्ग नियम बनाते थे, इसे ही क्या कहते थे, जाति पंचायत कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाति पंचायत किसे कहते थे कि अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बना लेती थी। मतलब अपने सदस्य जो होते थे एक जाति के, उनके व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए कि वे नियमित रूप से रहें, वो अनुशासन में रहें, जातियाँ अपने अपने नियम बना ली थी। तो ये नियम कौन कौन बनाते थे, बड़े बुजुर्ग उस जाति के बनाते थे और इन्हें क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है पर्यावास किसे कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पर्यावास किसे कहते हैं। इसका तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से। पर्यावास क्या होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन शैली और पर्यावरण जो होता है उसे क्या कहते हैं, पर्यावास कहते हैं। मतलब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की सामाजिक शैली, वहाँ की आर्थिक जीवन शैली सब मिला जुला के पर्यावास कहा जाता है। आगे देखते हैं, अब हमारा शायद आखिरी पॉइंट है भाषा तथा क्षेत्र। आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी कर्नाटक में बोली जाती थी। तो जहाँ ब्रेकेट में कुछ लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। द्वार समुद्री कहाँ बोली जाती थी, दक्षिण कर्नाटक में। तेलंगानी कहाँ बोली जाती थी, आंध्र प्रदेश में। गुजरी गुजरात में। और माँ अबारी इंपॉर्टेंट है, माँ अबारी कहाँ बोली जाती थी, तमिलनाडु में। गौड़ी इंपॉर्टेंट है, बंगाल में। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। हिंदवी दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में। तो पहली बात तो सन 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पे गौर किया कि भारत के हर क्षेत्र में, हर एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष भाषा बोली जाती है। जैसे कि द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में बोली जाती है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजरी गुजरात में बोली जाती है, माँ अबारी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में बोली जाती है, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। उसके अलावा अमीर खुसरो ने आगे यह भी बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत है
जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। यह एक विशेष भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि संस्कृत बारे में उन्होंने क्या बताया कि यह एक विशेष भाषा है और प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता नहीं। तो इस पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है कि 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि हर देश के क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माहवारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदी दिल्ली के आसपास क्षेत्र में। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इसके विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र में नहीं बोली जाती, बल्कि एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और वही बोलते हैं। आगे देखते हैं कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ध्यान रखिएगा, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत को इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसको किसने बांटा था? अंग्रेजी इतिहासकार कौन थे? जेम्स रेनेल। नोट कर लीजिएगा नाम, जेम्स रेनेल। तो इन्होंने जो हमारा इतिहास है उसे किस भाग में बांटा? 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जिसे माना नहीं गया, और बाद में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में बांटा गया 3 भागों में। आगे अगला पॉइंट है कि शिया किसे कहते हैं? मोहम्मद साहब के दामाद अली के जो समर्थक होते थे उन्हें शिया कहा जाता था। सुन्नी किन्हें कहा जाता था? पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थक को सुन्नी कहा जाता था। शिया कौन होते थे? मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उनके समर्थक को शिया, और सुन्नी पैगंबर मोहम्मद साहब के जो मानने वाले थे उन्हें सुन्नी कहा जाता था। आगे देखते हैं, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि प्रश्न पूछा गया है किस दिल्ली के शासक की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में की गई है। तो प्रश्न क्या था कि किस दिल्ली के शासक की प्रशंसा एक संस्कृत प्रशस्ति में की गई है? तो वह है गयासुद्दीन बलबन। ध्यान रखिएगा, बलबन की जो प्रशंसा है वह एक संस्कृत अभिलेख में संस्कृत भाषा में की गई है, संस्कृत प्रशस्ति में की गई है। चलिए अब इसका क्विक रिविजन देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था? 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वहाँ के पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों के लिए किया था। उसके बाद 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग क्या किया कि भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृतियों का वर्णन करने के लिए किया। साथ ही यह एकदम उन्हीं के समान अमीर खुसरो जो 14वीं शताब्दी में हिंद शब्द का प्रयोग किए थे, ठीक उसी के समान था। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या था? परदेशी, अजनबी या विदेशी कौन होते थे? तो किसी अन्य क्षेत्र के अन्य संस्कृति और समाज वाले अन्य संस्कृति वाले जो व्यक्ति होते थे, अनजान व्यक्ति, उन्हें परदेशी, अजनबी या विदेशी कहा जाता था। उसके बाद फारसी और अरबी की 2 लिपि थी, एक थी नस्तलिक, एक थी शिकस्त। नस्तलिक क्या होती थी? नस्तलिक बाईं ओर से लिखी जाती थी, वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखते थे और इसे पढ़ना और लिखना आसान होता था। शिकस्त लिपि कौन सी होती थी? यह दाईं ओर से लिखी जाती थी, सघन होती थी। ध्यान रखिएगा, सघन होती थी मतलब बहुत क्लोज लिखी जाती थी और संक्षिप्त होती थी और कठिन होता था पढ़ना। अगला पॉइंट था जाति पंचायत क्या होती है? तो अपनी जातियों के बड़े बुजुर्गों की सभा जो होती है उन्हें जाति पंचायत कहा गया, ये अपने नियम बनाते थे। और उसके बाद था कि 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि देश के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है, जैसे द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक की, तेलंगानी आंध्र प्रदेश की, गुजरी गुजरात की, माहवारी तमिलनाडु की, गौड़ी बंगाल की, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की, इतनी थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि संस्कृत एक विशेष भाषा संस्कृत भी है जो कि जिसका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं था, बल्कि इसे केवल ब्राह्मण जानते थे। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट ये था कि शिया जो थे वह मोहम्मद साहब के दामाद अली के समर्थक थे, सुन्नी पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थक थे। उसके बाद एक प्रश्न था किस दिल्ली के शासक की प्रशंसा एक संस्कृत प्रशस्ति में की गई है? तो वह है गयासुद्दीन बलबन। साथ और एक पॉइंट था कि जेम्स रेनेल ने इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।